नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समर्पण के इस कार्यक्रम में। आज फिर से मैं एक खास व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ, जो कि समाज के प्रति समर्पित है। अमूमन मैं किसी भी व्यक्ति का नाम पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ, उसका नाम बाद में बताती हूँ। लेकिन आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ, मैं उनका नाम आपको पहले बताना चाहूँगी। उनका नाम है ममता सिंह। और नाम मैंने पहले इसलिए बताया है क्योंकि वो अपने नाम की अ, को चरितार्थ करती हैं, यानी कि उनका नाम ममता है और वो ममता से ही परिपूर्ण है। वो अपने नाम को जीती हैं। वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और ये प्यार किसी दायरे में सीमित नहीं है। न जाति, न मज़हब, न ऊँच, न नीच। वो हर बच्चे को समान रूप से प्यार करती हैं। लोग उन्हें प्यार से दीदी कहते हैं, लेकिन वो बच्चों की माँ हैं। ममता सिंह जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के शो में। जी, शुक्रिया मैम। जी। ममता जी अब तक 30 से अधिक बच्चों को एक नया जीवन दे चुकी हैं। वो उन्हें माँ का प्यार दे रही हैं और उन्हें इस काबिल बनाया है कि जब वो समाज में जाएँ, तो वो सम्मानजनक तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता सकें। इन दिनों ममता जी एक नए संघर्ष से जुड़ी हुई हैं और ये संघर्ष काफ़ी समय से हम सब देख रहे हैं कि हमारे समाज में चल रहा है। ममता जी इन दिनों बेटा और बेटी के भेद को मिटाने में लगी हुई हैं और इस पर वो पुरज़ोर तरीके से काम कर रही हैं। अ, अमूमन हम देखते हैं कि जब भी किसी घर में किसी बेटे का जन्म होता है, तो हम बहुत खुशी मनाते हैं, घर-घर जाके लड्डू बाँटे जाते हैं, बहुत ज़ोर-शोर से बधाइयाँ दी जाती हैं और कहा जाता है कि भाई मुबारक हो, आपके घर बेटा हो गया। लेकिन कहीं न कहीं एक बेटी के पैदा होने पे थोड़ी उदासीनता या एक मायूसी सी दिखाई देती है। वो इस मायूसी को ख़त्म करने में लगी हुई है। वो बेटियों का जन्म उत्सव मनाती हैं और अब तक कई बेटियों के जन्मों की वो तैयारी के स्वागत की तैयारी करती हैं, उनके परिवार को उत्साहित करती हैं। ममता जी, फिर से मैं आपका स्वागत करूँगी आज के शो में। ठीक है मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। आज की बातचीत में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो सफ़र कब शुरू हुआ जब आपको लगा कि आप इन बच्चों की माँ बन सकती हैं या जो बच्चे दुनिया में अलग-थलग हैं, जिन बच्चों के आस-पास कोई नहीं है, उन्हें प्यार नहीं मिल रहा, सहारा नहीं मिल रहा, अचानक से ऐसा कौन-सा भाव आपके अंदर आया और आपको लगा कि आप इनकी माँ हैं? जी, थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है मैडम। जी। मैं बताना चाहूँगी कि भावना तो शुरू से ही इसी तरीके की है और लगभग 20-21 साल से हम ये कार्य कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता था कि एक एनजीओ बनाना होता है या कुछ करना होता है। हमें तो बस ये था एक अच्छा काम करना है और मेरे हस्बैंड यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर थे और मैं अधिकतर थाने में ही साथ में पोस्टिंग पे रहती थी। तो जब वो बच्चे आते थे, जीप में लेके आते थे, कोई कहते थे कि रेलवे स्टेशन पे बच्चा मिला है, कोई कहता कि खोखे के नीचे मिला है, कोई कहते कि झाड़ियों में मिला है पड़ा हुआ। तो ऐसे बच्चे काफ़ी मेरे सामने जब आते थे, मैं वहाँ रहती थी, तो मैं उन बच्चों को मतलब कहीं देती नहीं थी, बाकायदा उनकी डॉक्टरी करा के कुछ बच्चे तो ऐसा है कि उनके बहुत गहरे-गहरे जख्म हैं, इवन एक के तो सर में कीड़े भी पड़े हुए थे। तो उसको डॉक्टर से दिखा के वहाँ के अच्छे डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करा के कुछ बच्चों को शुरू-शुरू में तो बहुत सारे 8-10 बच्चों को रखा अपने पास। लेकिन जब मुझे लगा कि ये लगभग ये उत्तराख उत्तराखंड की नहीं उत्तरांचल ये बुंदेलखंड की बात है मैम। यूपी और जी। उसका ये उरई बॉर्डर लगता है, बांदा, उरई, झांसी। तो वहाँ पे ज़्यादातर इस तरह के बच्चे हमें मिले हैं। उन बच्चों को फिर कुछ को रखा, कुछ को जो संतानहीन परिवार होते हैं, बहुत उनके साथ सुविधा तो बहुत है, घर परिवार में पैसा रुपया बहुत है, लेकिन उनके बच्चे नहीं हो सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो हम उनको बाकायदा कानून के तहत उनको बच्चे गोद दे देते थे। और आज वो बच्चे लगभग मुझसे सभी टच हैं और उनके जो माँ-बाप हैं उन्होंने मुझे मौसी बताया हुआ है, बात करते हैं, बड़े अच्छे-अच्छे बच्चे हैं मतलब कोई म्यूज़िक में है, कोई गेम्स में, स्पोर्ट्स में गया है, तो एक दिल को बड़ी खुशी होती है कि मतलब जीवन में
ईश्वर ने मुझे इस लायक किया कि कुछ तो अच्छा मेरे हाथों से हुआ है। तो मैं अपने आप जी। को बड़ा ही परमात्मा को बड़ा शुक्रिया करती हूँ इस चीज़ के लिए। जी, ममता जी, शायद आपने उन बच्चों को सँभाला, प्यार दिया, सहारा दिया, पढ़ाया-लिखाया, तो वो आज इस काबिल बन पाए हैं। शायद वो चीज़ उन्हें ना मिलती, तो वो जिस मुकाम पर हैं, वो हासिल करना बहुत मुश्किल होता। आपने हाँ, बताया अपनी बातचीत के दौरान कि अ, जब आपने ये कार्य ये शुरू किया, तो अपने ही स्तर पे शुरू किया, किसी की सहायता, किसी की मदद की अपेक्षा नहीं की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम सहायता या मदद की अपेक्षा करते हैं, तो उस व्यक्ति तक मदद पहुँचाने में देर हो जाती है। हम इस बात का इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई आएगा और तब हम मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप खुद अपने आप बिना इस सोच-विचार में पड़े कि कोई मेरे साथ है या नहीं, आप खुद ही आगे बढ़ गई। तो हाँ जी, हाँ मुश्किल जी। तो होता होगा? जी। बहुत, बहुत मुश्किल होता है और मतलब हालाँकि मेरे अपने भी 2 बच्चे हैं, 1 बेटा-बेटी है, उनकी शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने क्या मेरे हस्बैंड भी एक बार को बोले कि नहीं ऐसा क्यों ममता आप जानती हैं बड़ा ज़िम्मेदारी होती है। ये बच्चे तुम्हें मत नहीं पालो। तो मैंने उनके पैर पकड़े, मैंने कहा नहीं, मुझे पता नहीं क्यों मुझे तो हर बच्चों में एक अपने बच्चों का रूप नज़र आता था। मैंने कहा मैं भगवान की पूजा करती हूँ, दुनिया लड्डू गोपाल जी हाथ में लिए जाती है, लेकिन साक्षात परमात्मा एक अपना रूप बना के आ रहा। मुझे जीवन में आपसे ना हार चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए, ना मतलब घर-वर का नहीं था उस टाइम मैंने मुझे घर नहीं चाहिए, बस मुझे एक इजाज़त दे दो कि आप इसमें मेरा साथ दो और मैं इन बच्चों को मतलब एक बड़ा करना चाहती हूँ, लेकिन बिना सहयोग के कुछ भी नहीं होता। तो फिर मेरे हस्बैंड मान गए, बोले ठीक है, अगर तुम्हारी भावना ऐसी है तो फिर मैं आपका साथ दूँगा। तो उन्होंने मेरा साथ दिया और आज मैं उन बच्चों की कम से कम 5 बच्चों की शादी कर चुकी हूँ। अभी मेरा बेटा जो फ़ोन ही थी लगा रहा था, वो भी मेरा बच्चा है। तो उन्हीं बच्चों में से 22वें साल में चल रहा है, जिसका नाम मैंने शिवा रखा है और अच्छा लगता है मुझे। बल्कि मैं अप मेरे जो बच्चे पैदा किए वो तो हरिद्वार रहते, दूर रहते मुझसे और मुझे याद भी नहीं आते सच में। मैं तो इन्हीं बच्चों में अपना जीवन, अपनी दुनिया देखती हूँ और भगवान का रूप मानती हूँ। जी, आपने बहुत ही प्यारी बात कही कि अ जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि आपकी ममता, आपकी मोहब्बत किसी दायरे की मोहताज नहीं है। आप हर बच्चे को समभाव से देखती हैं, चाहे वो अपना बच्चा हो या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसे आपकी ज़रूरत है। ममता जी, कई बार आपने आपने बताया कि आप बच्चों को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, फिर उनकी गोद लेने की प्रक्रिया में कहीं न कहीं उनकी मदद करती हैं। चूँकि भारत में गोद लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है, तो इस दौरान कैसे ये संभव कर पाते हैं? एक्चुअली में क्या है मैम क्योंकि आप आजकल आपने देखा भी है हर चीज़ सही भी है और उसमें एक आड़ भी बना लेते हैं किसी चीज़ को, चाहे वो बच्चा पालने के लिए हो या वृद्धाश्रम हो। तो मैंने ये जी, सुना था कि बच्चे कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ, मेरे ही माध्यम से वो बच्चे कहीं ऐसी जगह ना चले जाएँ कि वो ताउम्र नौकर बन के रहे, है ना? तो मैंने उस जी, चीज़ को करते हुए फिर बाकायदा उनका पूरा बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग जाके मतलब पुलिस को भेजते हैं क्या है, क्या नहीं है, क्या और क्या उनमें मतलब एक भावना माता-पिता बनने की है या नहीं है। वो सब पूरा देखभाल करके उसके बाद उनको एक फाइल जो होती है कानून की जो प्रतिक्रिया होती है, वो हम कराते हैं, उसके बाद ही उनको हम देते हैं। फिर बीच-बीच में मैं जब जहाँ तक हम रहे, जैसे कि लखनऊ, आलमबाग में हमने एक बेटा दिया था, अब भी वो बच्चा मतलब मैं जाती रहती हूँ, जब भी मुझे लखनऊ जाना होता है, तो मैं उसकी मासी बन के जाती हूँ और मतलब उनके माता-पिता और मुझे ही पता है और किसी को नहीं और अच्छा लगता है कि वो बच्चे एक अच्छी परवरिश में पल के आज वो 18, 19, 20 साल के हो गए हैं। क्या क्योंकि बात है! अनाथ बिल्कुल। आश्रम तो अनाथ आश्रम मैम मुझे उन बच्चों को अनाथ आश्रम का एक नाम नहीं देना था, इसलिए घर को अनाथ आश्रम नहीं बनाया गया। तो इस दौरान कोई मुश्किल आई जैसे कि जब आप बच्चे थाने आया करते हाँ थे, जी। जैसे कि आपने कहा कि आपके हस्बैंड इंस्पेक्टर थे, तो कुछ लोग इसका विरोध भी करते थे कि नहीं आप ऐसे बच्चों को घर पे नहीं रख सकते, इन्हें बाकायदा अगर कानून की प्रक्रिया के हिसाब से देखा जाए तो सीडब्ल्यूसी भेजा जाएगा या वहाँ से किसी हाँ, अनाथालय में भेजा जाएगा, तो ये वाली मुश्किलें हाँ जी, ऐसे बच्चे जब ऐसा है तो पुलिस को मिलते हैं तो वो न्यूज़पेपर में ज़रूर निकलता है क्योंकि मीडिया तो हर जगह साथ जाती है। जब न्यूज़ में निकलता है तो लोग आते हैं, देखने आते हैं, चाहे वो सीओ वगैरह बड़े अधिकारी वगैरह हो,
तो इंस्पेक्टर साहब से बात करते थे कि आपके यहाँ बच्चा है, आपकी मिसेज ने ऐसे रखा, वो लिखा भी जाता था कि इंस्पेक्टर साहब की मिसेज की देख रेख में ये बच्चा पल रहा है। तो उसमें खैर ये फिर जवाब देते थे कि क्या हुआ, अगर सर अगर मान लो बच्चा सही जगह पल रहा है और सही जगह जाना, तो उनको मतलब अपने तरीके से वो समझा देते थे। बहुत सी महिला पुलिस वाली कांस्टेबल भी आती थी, अलग लोग भी इधर आते थे, मुझे समझाते थे कि ये क्या कर रहे हैं आप। मैंने कहा नहीं, मुझे भाई मेरी खुशी है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं करूँगी, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। एक बार की बात है, मैं बहुत ही बच्चा जो सीरियस बच्चा हमें मिला था, वो लखनऊ आलमबाग में चर्च है, उसके बाहर एक थोड़ी-सी दिमाग की महिला, मतलब मोटे दिमाग की थी, पगली बता रहे थे उनको, तो वो रोटी खाते-खाते उस बच्चे को साइड में ऐसे रख के चली गई। और जब वो फादर वहाँ के बच्चा थाने आलमबाग थाने में लेके आए, तो एक सिपाही ने मुझसे कहा कि मैडम बच्चा है, साहब ऊपर है क्या? मैंने कहा नहीं है। तो जब देखा तो उस बच्चे के इतने-इतने मैडम गड्ढे हो रहे थे सर में, और पूरे उसमें मैं ये समझ लो आप कीड़े तक पड़े हुए थे। मैंने उस बच्चे को लिया और उसको बिल्कुल अच्छी तरह डिटॉल से उसको साफ-वाफ किया। उसके बाद उसको दिखाया डॉक्टर के, काफ़ी दिन तक उसको रखा। आप ये समझिए जैसे वो नहीं बच्चे एक कुपोषण के शिकार है, तो उस टाइप का वो बच्चा लग रहा था। उसी बीच में मेरी छोटी सिस्टर, उसकी सास वगैरह लखनऊ घूमने के लिए आ गई कि चलो बहन मेरी लखनऊ में, तो लखनऊ में घूमने चलते हैं। जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं इस तरह से कर रही हूँ, वो बच्चा वाक़ई देखने में तो बड़ा एक अजीब-सा लग रहा था कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। तो उनकी मेरी बहन की बेटी भी छोटी थी। अब मैं उसको गोद में लेने लगी तो मेरी बहनों ने मुझे बड़ी तेज़ से गुस्से से मेरा डाँटा कि आप क्या कर रहे हो दीदी ये? आप इस बच्चे को हाथ लगा के हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगा सकती हैं? मैंने कहा क्यों क्या हुआ? बोले नहीं, नहीं आप खुद ये ऐसे बच्चों को देख रही हैं, मेरे बच्चे को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर वो मतलब ये समझ लो लोग वापिस ही अपने घर चले गए, मेरा ये देख के। मुझे दुःख भी हुआ लेकिन मुझे अच्छा भी लगा कि कोई बात नहीं, अपनी-अपनी सोच की बात होती है। और उसके बाद में लगभग 1 महीने तक उसकी सेवा करती रही, बस उसी के उसमें रही। ये समझ लो वो 1 बोतल दूध 1-1 घंटे में पी रहा था और पोटी भी करता था और साथ में मैं भी लेटती थी। तो उसके बाद एक ऊपर मतलब आने-जाने वाले सभी लेके आते थे थाने में, तो मैंने उनसे कहा कि भैया, क्योंकि मेरे ऑलरेडी उससे पहले 2 बच्चे मैं पाल ही रही थी, उसके बाद मेरा बेटा 22 साल का हो गया। तो मैंने कहा भैया ऐसे-ऐसे बच्चा, बोली मैडम ये आपका बच्चा नहीं है, हम तो ये सोच रहे थे इंस्पेक्टर साहब का बच्चा है और आप इतनी अच्छी तरीके से देख, मतलब वो उसकी आंखों में पानी आ गया, रोने लगा, कह रहे मैडम मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ये बच्चा आपका नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, अगर हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास तो बच्चा ही, मैं तो रखूंगी, मैं कहीं नहीं दूंगी, अनाथ आश्रम में तो मैं नहीं दूंगी इस बच्चे को। खैर बहरहाल उस बीच में अनाथ आश्रम वाले भी आए, मैंने नहीं दिया। फिर उसने एक रेलवे में जॉब करते थे, अच्छी पोस्ट पे थे, हस्बैंड वाइफ वो आए, उनको मैंने, हालाँकि उस बच्चे को देख के सोचा कि बहुत बीमार है, हम कैसे रखेंगे? फिर मैंने उनको बड़े अच्छी तरीके से उनको समझाया, बुझाया, उनके हाथों से दूध पिलवाया। मैंने कहा आप इसको दूध पिलाओ, थोड़ा-सा आप पियो। जब मैंने देखा उनके अंदर बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि अपने बच्चे की तरह उसको गोद में उठा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, तो फिर मैंने कहा नहीं ये बच्चा इन्हीं को देंगे। फिर वो बच्चा उन्हीं को दिया, आज वो बच्चा बहुत अच्छा है। अब वो क्या बोलते हैं उसको, रैम-पैम क्या करता है वो बच्चा, वो करने उसको उसी का शौक है। तो क्या आया बात था अभी है! छुट्टी में आकर, तो तो बस मुलाकात होती यही रहती है, जितने भी बच्चे हैं, हाँ सब जी, इकट्ठे होते हैं, कभी ऐसा होता है कि सब आप इकट्ठे हुए हैं और हाँ वो जी, पुरानी यादें आप उन्हें बताती हैं कि ऐसे आप मिले थे या ऐसा हुआ था। ना, 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 नहीं, 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 ऐसा है उनको नहीं बता सकते क्योंकि वो एक जी। अच्छी जगह अपने पूरा परिवार में, हम उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। अगर हुँ, इनको बच्चे को ये पता चलेगा तो बच्चे में हीन भावना हो जाएगी, फिर वो अपना जो उसका मन, वो पढ़ने लिखने में उसका हट के वो ये सोचेगा मैं क्यों, क्या, किंतु परंतु में लग जाएगा। तो हम हुँ, ये तो नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, और उनके माँ-बाप से भी वो भी खुद कहते हैं कि आप फ़िक्र मत करना। तो ये तो नहीं है, बल्कि आप अभी, मैं तो खुद भी ये लग रही है बात कर रही हूँ मेरा बेटा ना आ जाए, उसको भी नहीं मालूम जो 22 साल का मेरा बेटा शिवा है कि ऐसे-ऐसे बात है। इसलिए जी, आपने बिल्कुल सही बात कही क्योंकि हम उन्हें उस काबिल तो बना ही रहे हैं कि जहाँ वो जीवन में अपने दम पर जी सके, तो जब ज़िंदगी इतनी खूबसूरत तरीके से चल रही है, तो इस बात का एहसास उन्हें ना ही होने दिया जाए। ममता बिल्कुल, जी, बिल्कुल। इन दिनों आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे काम कर रही हैं, लिंग भेद पे काम कर रही हैं। यानी कि समाज में कहीं न कहीं एक बेटा पैदा होता है और एक बेटी पैदा होती है, तो वो फ़र्क साफ दिखाई देता है।
लोग ज़्यादा उत्साहित होते हैं जब एक बेटे का जन्म होता है। आप इसे ख़त्म करने में लगी हैं और बेटियों का जन्मोत्सव मना रही हैं। तो अ, हाँ। ये चीज़ कैसे शुरू हुई? हाँ जी, लगभग 10 साल पहले मेरी मतलब मौसी की बेटी थी, यानी मेरी सिस्टर थी। उसके मैं रहने वाली मुज़फ़्फ़रनगर की हूँ, यानी बेटी मुज़फ़्फ़रनगर की हूँ। मेरी मासी भी वहीं रहती है, तो उनकी बेटी की शादी हुई थी। उसने पहली संतान जो है बेटी को जन्म दिया था, और जब उसको बेटी हुई तो उसके ससुराल वालों ने मतलब उसके साथ इतनी यातनाएँ दी उसको, कि उसको एक मतलब उसको ना खाने को दिया गया, ना कुछ दिया गया, उसको एक बंद कमरे में बंद कम कर दिया। वो भूख की वजह से, उसकी वजह से उसका देहांत हो गया, वो खत्म हो गई। और बच्ची तो खैर जीवित थी वो, और उसको मतलब एक सजा इसलिए दी गई कि तूने बेटी पैदा की। उनको क्या बेटे की चाहत थी, जबकि पहली संतान थी, कुछ भी हो जाए, बेटा हो या बेटी हो, स्वागत करना चाहिए। तो वो मुझे उस टाइम बहुत हर्ट हुआ था, बहुत दुःख हुआ था सच, क्योंकि मैं अपनी मौसी की, मेरी जो सिस्टर है, मौसी की बेटी, उसको बहुत प्यार करती थी, मुझसे उम्र में छोटी थी। और जब पता चला कि उसका ये कारण हुआ मरने का, तो बहुत दुःख हुआ। तभी से धीरे-धीरे करते-करते जहाँ भी मैं बेटियाँ देखती थी, तो मुझे एक ये लगता था कि ऐसा क्यों होता है? अब मतलब बेटा-बेटी में इतना बड़ा क्यों? क्योंकि जो जन्म देने वाली वो भी एक बेटी है, जो आस कर रही है दादी बनने वाली वो भी एक बेटी थी। तो ये करते-करते फिर मैंने एक अपना एक छोटा-सा संस्था का मतलब रजिस्ट्रेशन कराया, जिसका नाम आनंद सेवा समिति है, 2015 में। हस्बैंड रिटायर हो गए, तो उनसे मैंने कहा कि आप एक हमें रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। तो वो कराने के बाद फिर मुझे लगा कि क्या सेवा करनी चाहिए। तो कोई पर्यावरण पे करता है, कोई हर चीज़, सब अपने-अपने एक थीम लिए हुए थे। मुझे वही मेरे दिमाग में थीम बैठी हुई थी। मैंने कहा मैं नवजात कन्या जन्म उत्सव का एक सिलसिला शुरू करूँगी, और जेंडर जो है मतलब लैंगिक भेदभाव भेदभाव है, उसको कोशिश करती हूँ कि एक ही नज़र से देखा जाए बेटा और बेटी को। तो जब मैंने वो आँकड़ा निकाला था मैम, तब लगभग 750 बेटियों का आँकड़ा था 1000 में। और धीरे करते-करते हम पहले तो हम 1-1 2-2 बेटियों का जन्म उत्सव मनाया, कि कहीं गए उनको समझाया, उनके कपड़े वगैरह सब दे दाके, मिठाई वगैरह, बाकायदा ढोलक-वोलक बजा के मैंने क्यों ना इनका सोहर भी गाया जाए। तो करते-करते फिर हमने 101, 201, 51 ऐसे करके गाँव में, शहरों में हरिद्वार किया, मुज़फ़्फ़रनगर, इंदौर, सब जगह हम ऐसे करने लगे, और हमारे से लोग जुड़ते भी गए, बहनें जुड़ते गई, ब्रांच बनती गई, और अब तक हम 21,000 बेटियों का मना चुके हैं। और मतलब अच्छा लग रहा है, अभी थोड़े दिन पहले मैंने गूगल से आँकड़ा निकाला, तो लगभग अब 950 का आँकड़ा है बेटियों का। तो मैं ये नहीं कह रही कि मेरे प्रयास से, पर लेकिन कहीं न कहीं मतलब एक अच्छा लगता है कि आज सोच बदल भी रही है और नहीं भी। शहर में तो सोच बहुत बदल रही है, और लेकिन गाँव में, देहात में आप जाके देखो, आज भी अगर आपकी एक बेटी के बाद दूसरा बेटी हो जाती है, तो इतना घर में मातम छा जाता है कि आप पूछिए मत, क्योंकि मैं फेस करती हूँ। और इसी को करने के लिए लगी हूँ, संस्था में महिलाएँ साथ जुड़ी हैं, बेटियाँ साथ जुड़ी हैं, जन्म उत्सव मनाती हूँ, 1-1 साल की बेटियाँ जो इकट्ठे होते हैं, उनका केक कटवाते हैं, ताकि उनको ये ना हो कि हाँ, नहीं। और वहाँ का माहौल बदल भी जाता है, लोग साथ भी देते हैं, बड़ी-बुजुर्ग महिलाएँ भी साथ में आती हैं। तो मैंने कहा एक बेटी अपने साथ कितने रिश्ते लेके आती है, अकेली बेटी पैदा नहीं हुई, वो नाना-नानी, बुआ-मौसी सब बनाती है आपको, कितने रिश्ते जोड़ के आती है। तो आप उसको मतलब उसी परवरिश अ, उसी तरह परवरिश करो जो एक बेटे की की जाती है। दूध में भेदभाव ना करो, खाने-पिलाने में, पढ़ाने-लिखाने में, है ना? तो आज भी बेटियों का कहीं जगह तो ऐसा हमने छुट्टी मनवाई, जश्न कराया, सब कुछ कराया, बड़े-बड़े उत्सव हमें बुलाते हैं अब कि अब आज बेटी हुई है हमारे यहाँ, बहुत बड़ा जश्न है। तो अच्छा लगता है, मतलब ठीक है, काफ़ी बदलाव आया है। मुझे जो जी। लगता है अपने से बदलाव आया है। हाँ जी। ममता जी आप इस कार्य को सफल बनाने के लिए, संपन्न करने के लिए कई परिवारों से, माता-पिताओं से मुलाकात करती हैं। तो आज इस सदी में भी बेटा और बेटी में फ़र्क किया जाता है। इसकी ख़ास वजह आपको क्या नज़र आती है? मतलब मेन वजह आपको क्या लगती है कि ये कारण अगर कहीं न कहीं ख़त्म कर दिया जाए, तो दोनों को बराबर तरीके से देखा जाएगा?
बस सोच यही है एक कि हमारे कुल में लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होना चाहिए, लड़की होगी तो ये होगा, वो दूसरे घर में चली जाएगी। और बस यही है, देखो छोटी सोच के भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। आजकल मैंने कुछ कुछ बेटियां तो ऐसी देखी है जो पढ़ी, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां होने के बावजूद भी उनको चाहिए कि हमें बेटा ही हो, लेकिन उनको फिर उनकी काउंसलिंग करते हैं, बात करते हैं, भाई ऐसा क्यों है? अगर आपकी मम्मा आपको, आपकी माँ आपको पैदा करते ही आपको अलग कर देती या मार देती या किसी को दे देती, तब आप कहाँ ये आज किसी की बीवी, आज बहू, एक माँ बन पाती? तो ये सब हम करते हैं। ममता जी, आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो एक अखबार की कटिंग में पढ़ा कि आपने हरिद्वार में श्रावण के महीने में एक एक कावड़ बेटियों के नाम ये कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां पर आप बेटियों को वो बराबर का दर्जा दिलाने के लिए गई थी। लेकिन हाँ जब जी, आप हाँ जी। वापस लौट रही थी तो असौभाग्यवश एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण आपको कई महीनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अभी भी आप वो दुरुस्त नहीं है, अभी भी शायद कुछ प्लास्टर या कुछ दोनों तकलीफ तो हाथ है से, ही। जी। दोनों हाथ से। लेकिन सच मानिए, मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे किसी आपके अंदर किसी जज़्बे की कमी दिखाई नहीं दे रही। बस लग रहा है कि अभी जब जैसे ही बिल्कुल दुरुस्त हो जाऊँगी, ठीक हो जाऊँगी, और जो मेरा मिशन है, जो मेरी सोच है, जो मेरा एक कसम है, जो मैंने खाई है कि इन बेटा और बेटी के इस भेद को मिटा के रहूँगी, आप पुरज़ोर तरीके से फिर से निकल जाएँगी। और जी, ये हम दुआ भी करते हैं कि आप जल्दी ठीक हो। अभी तक आप 21,000 बेटियों का जन्मोत्सव कर चुकी हैं, और ये नौबत ही ना आए कि बेटियों का जन्मोत्सव मनाना पड़े। स्वतः ही माँ-बाप दोनों को बराबर देखें। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सही जी। कह रहे हैं आप। तो इन हाँ, तमाम कोशिशों में कहीं न कहीं, कभी न कभी कोई हिम्मत की एक जो धागा होता है, वो कहीं टूटता दिखाई देता है कि हाँ जी। बहुत लंबा संघर्ष है, मैं अब थोड़ा थक गई हूँ। लेकिन वो फिर वो कौन-सा जज़्बा है जो फिर से आपको खड़ा कर देता है और कहते हैं नहीं, थकना तो है ही नहीं, चलते ही जाना है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब वो बेटी जन्म उत्सव हमने शुरुआत की थी, तो कुछ लोग समाज के ही मेरे पास आए। जी, इवन मेरे हस्बैंड भी बोले, ये क्या सेवा होती है? ये कोई सेवा है? ये क्या कर रही हैं आप? हमने कहा कि तो मैंने मतलब सबको सबकी जो विचारधारा थी सबको एक तरफ पट के मैंने कहा नहीं, मेरा जो मन कर रहा है, जिसमें मुझे खुशी मिल रही है, जिसमें मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ ये चेंज होगा, थोड़ा सोच मैं अपने इस कार्य से लोग सामाजिक बदलाव लाऊँगी, तो ये मैं एक हौसला लेके अपने आप में चली थी। और आज सच में आप मतलब विश्वास करिए, जो लोग मेरे घर पे आके चाय पी के नाश्ता करके गए, वो लोग मुझे कह के गए, "अरे ममता जी, ये क्या है समाज का काम है? ये कोई कार्य है आपका?" मतलब उस टाइम मुझे हल्का तो दुःख तो हुआ, लेकिन मैंने सोचा नहीं ममता, जिस कार्य का आलोचना हो, वो कार्य आप ज़रूर करो। तो मैं वो करती रही। आज अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे घर वही लोग आए और मुझे कह रहे कि ममता जी, आपके जज़्बे को सैल्यूट करते हैं हम, और हमारी सोच गलत थी कि हमने आपका साथ देने के बजाय आपको रुकावट उसमें डालने की कोशिश की। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, ये तो होता है। तो अच्छा लगा, वही लोग कहते हैं आप कार्य करते रहो, आपके लिए वही लोग तालियां बजाएं जब भी आपके कार्य करने का वो है। और ऐसे ही अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैम, और सच में मैं सोच के तो बहुत अच्छा चली थी, लेकिन मैं बुरा नहीं कहूँगी, परमात्मा ने फिर भी मुझे, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, मैं लगभग 1 सप्ताह वेंटिलेटर पे रही हूँ और ब्लड मेरा सारा चला गया था, लगभग 2-3 यूनिट बचा था। मेरी पूरी पसलियाँ टूट के मेरा गुर्दा वगैरह सब फटा हुआ है, अब भी मैं बैठ नहीं पाती ज़्यादा, हाथ में फ्रैक्चर है, दाँत ये नकली लगवाए टूट गए थे, बाल ये सारे, अब जो मेरा हुलिया है मुझे खुद को शर्म आ रही है फेस करते हुए। और तब वो हो गया था, उसमें मेरे सारे रिश्तेदार मेरे मुझे देखने आए, किसने ब्लड दिया, किसने पैसे से मदद की है, क्योंकि बहुत पैसा लगता नहीं था उस टाइम साथ में। अब वही लोग मुझे मेरा मतलब मैं हॉस्पिटल में पड़ी हूँ, ब्लड दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद मुझे टॉर्चर कर रहे थे, मेरी चाहे वो मेरी बहन हो, भाभी हो, कि अब कौन समाज तुम्हारे सामने खड़ा है, जिसके साथ तुम जाती रहती हो, करती रहती हो, अब काम तो हम तुम्हारे आ रहे हैं, और आज अब ठीक हम तुम्हें ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक शर्त पे हम ठीक करेंगे कि तुम दोबारा जो कार्य संस्था का करती हो या सेवा करती हो, समाज में करती हो, वो कार्य दोबारा ठीक होने के बाद नहीं करोगी। तो मैं सबका सुनती रही, और
अंदर से मतलब मेरे ये समझ लीजिए मुझे ऑक्सीजन लग रही और उसके बाद मेरे आंसू टप बह रहे। मैंने कहा हे भगवान, क्योंकि मेरा दिमाग तो ब्रेन तो काम कर ही रहा था। मैंने कहा ये कैसे हुआ है। फिर एक बार को मुझे लगा कि बात तो सच बोल रहे हैं ये मेरे, मतलब जो भी आ रहे हैं बात भी सच बोल रहे हैं, उनका हक भी है कहने का। लेकिन मैं धीरे धीरे करते करते मैं वहां पे पड़ी पड़ी थी, मुझे लग रहा था हे भगवान मैं जल्दी स्वस्थ हूँ और मैं ये कार्य करूंगी। और अभी मैं ठीक से अब थोड़ा हो गई हूँ ठीक। लेकिन अभी मैंने नवंबर में भी एक प्रोग्राम रखा है अभी रानी लक्ष्मीबाई जी पर। और मुझे लगा कि लोग छोड़ो, कहते नहीं छोड़ो बेकार की बातें, लोगों का काम है जी, कहना, वो सब छोड़ बिल्कुल। छाड़ के सोच साझ के मैं दोबारे अपने हौसले को बुलंद करने पर लगी हूँ। और मेरा सौभाग्य आप जिस मेरे साथ, मैं मतलब आपसे रूबरू हो रही हूँ, पूजा जी का और सबका प्यार मुझे मिलेगा तो डेफिनेटली हम कुछ मतलब एक, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे इनाम मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, नहीं। लेकिन कहते नहीं आप हमारी विचार वाले, अगर हमारे विचारों में और विचार मिल जाए तो फिर आगे बढ़ने का और भी अच्छा लगता है कि चलो साथ में कोई तो अच्छा बता रहा है। तो मैं तो, मुझे नहीं लगता जब तक मेरे प्राण है, मेरी सांस है और जब तक मेरा शरीर, मेरी सूझबूझ है, तब तक मैं समाज के अच्छे कार्य में लगी रहूंगी और करती रहूंगी। खुद भी करूंगी और समाज में बहन बेटियों की जो महिला शक्ति है उनको जागरूक करूंगी हर चीज के, उनके हक के लिए। जी, ममता जी आपने कहा कि कहीं न कहीं मतलब आपको खराब लगता है अपना चेहरा देख के, लेकिन सच में यकीन मानिए उन सारे बच्चों की दुआएँ आपके चेहरे पर दिखाई देती हैं और एक अजीब-सी ही प्यारी हुई खूबसूरत-सी रौनक आपके चेहरे पर है और आपका ये जज़्बा कायम रहे। आप इस ये तरीके आपके, से भी मदद करती रहें, ये हमारी दुआ है और आप जल्दी से ठीक हो जाएँ। हमारी कोशिश रहेगी कि आपसे एक रूबरू आपके साथ बैठकर भी हम एक कार्यक्रम कर मैं सकें। थैंक यू आपका सो मच। दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप, मतलब ये आपका बड़प्पन, आपका प्यार, आपके देखने का नजरिया है कि आप मुझे इतना हौसला दे रही है। मैं जी, सच में बहुत टूट गई थी। लेकिन आज आपसे बात करके फिर दोबारा से मुझे लगता है कि नहीं ममता, चल खड़ी हो, तेरा रास्ता तो और अभी बचा है। ममता जी आज के इस कार्यक्रम से आपका हौसला जो देख रहे हैं, उनको भी शायद आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा क्योंकि आपके अंदर वो जज़्बा है जो इंतज़ार नहीं करता, जो इस बात का वेट नहीं करता कि कोई और मेरे साथ चलेगा, तो ही मैं आगे बढ़ूँगी। आपके अंदर खुद वो क्षमता है, खुद इतनी शक्ति है कि आप आगे बढ़ के उन हज़ारों बच्चों की मदद कर चुकी हैं और उम्मीद है कि कई और बच्चों की भी मदद करेंगी। हमारे जी साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद मैम, आपका भी जी। शुक्रिया, धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो कहीं न कहीं समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं और वो हमारे इस कार्यक्रम में अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट करें और अपने बारे में बताएँ, ताकि हम आप लोगों के भी काम को लोगों तक पहुँचा सकें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे समय पर।